जो आरोपी हैं उन पे उनका सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है, जबकि सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था है और जिस तरह का राजकाज चल रहा है उससे खुद ही परेशान है। अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे के कांस्टेबल तक। उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं प्रयागराज में, एक सवाल खड़ा करती है, क्या कोई व्यक्ति जो कानून की निगाह में गुनाहगार हो उसे सजा दे दी जाए, या वह कोर्ट के सामने पेश किया जाए और कोर्ट पुलिस के कहने पर उसे रिमांड पर दे दे और रिमांड में ही उसकी हत्या कर दी जाए। एक हाई प्रोफाइल का माफिया जिसे एसटीएफ ला रही हो, कैसे सरेआम मार दिया जाता है? ये प्रश्न खड़ा हो गया है। क्या कानून, कोर्ट, न्यायालय किसी को पुलिस की कस्टडी में दे और रिमांड पर दे तो पुलिस उसकी रक्षा नहीं कर सकती? इसका अर्थ क्या हुआ कि पुलिस भी रक्षा नहीं कर सकती और न्यायालय के निर्णयों को अब कोई भी चुनौती दे सकता है, पुलिस स्वयं चुनौती देती है। इस सवाल को मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, जालिम बख्शे नहीं जाएंगे। ये जो डायलॉग है, ये फिल्मी डायलॉग बंद करो और धरातल पर देखो कि क्या हो रहा है। अब आप इस बात को देखिए, इधर ये घटना हुई और बुंदेलखंड के अंदर दो लड़कों ने राह चलती हुई लड़की को कनपट्टी पर गोली मार के उसे उड़ा दिया। ये क्या बतलाता, क्या क्या बताएंगे आप? जरा जैसे हवाई जहाज में लिखा रहता है यात्रा करते, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अपने बेल्ट को जरा मजबूती से कसिए। आप की न्याय व्यवस्था, आपकी कानून व्यवस्था लरचरा के नीचे हो गई है और सुबह से शाम तक आपको ये जो प्लेन पर उड़ने की आदत हो गई, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, इसको बंद कीजिए। लखनऊ में बैठ करके एक एक चीज़ की जानकारी। आप जो ये पवन पुत्र बने घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी, सुबह उठते ही पीला वस्त्र धारण करके आप हनुमान जी की तरह घूम रहे हैं चारों तरफ, इसको बंद कीजिए और राजकाज चलाइए लखनऊ से बैठ करके और देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री जो हत्यारे थे उन पर कार्रवाई करे, लेकिन विपक्ष हत्यारों का समर्थन करे। और सरकार का कहना है, उनका कहना है। पूर्व उप मुख्यमंत्री अपने बारे में बताइए ना। कल तक तो लगे हुए थे कि अपनी पत्नी को आप मेयर का चुनाव लड़वाएंगे। आप क्यों हटाए गए उप मुख्यमंत्री पद से? प्रदेश की जनता को बताएंगे? मुख्यमंत्री बताएंगे? नहीं बता रहे हैं। ये 12-15 ठो केंद्रीय मंत्री भगा दिए गए मंत्रिमंडल से। उत्तर प्रदेश के अंदर दर्जनों भगा दिए गए, 1 दर्जन से अधिक। इसके बारे में बताएंगे? कानून व्यवस्था और सरकार की नीतियां, यह दोनों ही लचर साबित हो गई हैं। योगी जी, या तो आप मजबूती से कदम उठाइए अपने प्रशासन पर, और नहीं तो गोरखपुर का मठ आपको पुकार रहा है, आजा यहीं बैठ जा। 60 किलोमीटर की दूरी पर उन्नाव जिला है। वहाँ क्या हुआ? बलात्कारी जेल से निकल करके आए और जिन लोगों ने उसके खिलाफ मुकदमा लगाया था उसके घर में आग लगाई दी। तो यही चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि बलात्कारी, पापाचारी, अनाचारी, दुराचारी, अत्याचारी सब इकट्ठा हैं। उनका ये कहना है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। सर, वही मजबूत किया इस आय समंदर से जुड़ा कर्नाटक में। जब हम धन के बंटवारे, सत्ता के बंटवारे की बात करते हैं तो पहला कदम हर जात की आबादी का पता लगाना होना चाहिए। राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को बड़ी देर में बुद्धि आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही मंडल कमीशन जब लागू किया गया था उसके विरोधी थे। इन्होंने उकसाया 350 से ज़्यादा
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उकसाने से 350 से ज़्यादा युवक युवतियों ने आत्महत्या की। गोस्वामी की घटना दिल्ली में जिस तरह से उसने आग लगाकर अपनी जान दी मंडल कमीशन के विरुद्ध में, क्या लोगों को मालूम नहीं है? कांग्रेस पार्टी को बड़ी देर में 30 साल बाद समझ में आता है कि जातिगत धर्म जनगणना होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए जातिगत जनगणना? दोनों ही पार्टियां जातिगत जनगणना और मंडल कमीशन को लागू करने के लिए समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, उपेक्षित, हाशिए पे पड़े हुए लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार दिए जाने के, सामाजिक अधिकार दिए जाने के खिलाफ थे। आज कोलार में भाषण कर रहे हो, चलो आपको समझ में आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये समझ है क्या? कांग्रेस पार्टी ने एक प्रस्ताव, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित करके दिया है राष्ट्रपति को, देश की सरकार को दिया है। अच्छी बात है कि राहुल गांधी को देर से समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बरसों तक आर्थिक और सामाजिक नीतियां एक ही तराजू पर थी, एक ही पलड़े पर थी। आज परिस्थितियां बदली हैं, चलो समझ में आ रहा है, लेकिन जातिगत जनगणना का विरोध क्यों? भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे क्यों? जब मेयर के चुनाव के लिए, जिला परिषद के चुनाव के लिए, नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए आप जाते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके चुनाव को रोक देता है कि जब तक न्यायोचित तरीके से आरक्षण नहीं होता तब तक चुनाव नहीं हो, और जब न्यायोचित तरीके से कमीशन बना करके होता है, तो फिर जब अध्यक्ष का चुनाव, मेयर का चुनाव, पिछड़ी जात कितनी है, अगड़ी जात कितनी है, SC ST कितने इस बुनियाद पर है, तो इसकी जनगणना करने में क्या देर है? जनगणना होनी चाहिए, और जनगणना करोगे तभी सही सामाजिक स्थिति मालूम पड़ेगी, और तभी सरकार की नीतियों को सही तरीके से आर्थिक और सामाजिक तौर से चलाया जा सकता है। सर, महाराष्ट्र आते और केंद्रीय एजेंसियां उनके पार्टी को निशाना बना रही हैं। अरे उन्हीं की पार्टी को क्यों बना रही है? देश के अंदर विपक्ष को निशाना बना रही है। खाली अपनी पार्टी का गाना बंद करिए, यही कर करके तो आपने देश को खराब किया है। आज संपूर्ण विपक्ष को, जो भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक सामाजिक नीतियों का विरोध करती है, उसे भारतीय जनता पार्टी और सरकार, उसकी सरकार निशाना बना रही है। वेणुगोपाल जी, इस बात को समझिए, ये जो अपनी दुकान चलाने का चक्कर है, ये विपक्षी एकता के अंदर बाधक है, और इस तरह की बातें करके आप विपक्षी एकता को कमज़ोर मत करिए। इसे मजबूत करने के लिए ज़रा बड़ा दिल रखिए। बहुत बड़ा देश है, अभी भी आपको वही पुराना तरीका है, हाँ? ये सब बंद करिए और अब सही वास्तविक धरातल के ऊपर बात करके सामाजिक सवाल पर, आर्थिक सवाल पर अपनी बात कहिए तो समझ में आएगा। नहीं, सचिन पायलट कर रही हैं, लेकिन लोगों ने कभी इन महागठबंधन को स्वीकार नहीं किया और कभी वह होने भी नहीं दिया। ये तो महागठबंधन के खिलाफ उनका भाषण है, यानी कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ वो बोल रहे हैं। पहले वेणुगोपाल जी और राहुल गांधी जी ऐसे तत्वों को अपनी पार्टी में समझावें कि किस तरह की बात करें। इस तरह के वक्तव्य देकर क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खोल रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, या अपने लिए वहाँ कहीं कोई जगह तलाश रहे हैं? राजस्थान के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। इस तरह के वक्तव्य भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाना ये बतलाता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और ख़ास तौर से राजस्थान में तो स्थिति बड़ी ख़राब है। राजस्थान के मंत्री, राजस्थान के सभी धर्म और जाति और बिरादरी का नौजवान आपके पीछे खड़ा है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर किसी ने माँ का दूध पिया तो पायलट साहब पर अनुशासन की कार्रवाई। हाँ, यही सब कह करके राजस्थान के एक मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारा रास्ता कहीं और है, हम पहल नहीं करेंगे जाने की, आप पहल करिए। कांग्रेस पार्टी के लोगों से कह रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो तय करें कि इस तरह के वक्तव्य देने वालों के खिलाफ, वो तो पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, वो तो राहुल गांधी से लेकर खड़गे जी तक को चुनौती दे रहे हैं। अब ये चुनौती वो बर्दाश्त करेंगे या इस चुनौती की बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या इस तरह की गतिविधियों को पार्टी के अंदर चलते देंगे? हम जहाँ तक समझते हैं, मैं रहा हूँ बरसों राजस्थान के अंदर प्रभारी अपनी पार्टी की तरफ से, मैं एक एक लोगों को जानता हूँ, एक एक राजनीति को जानता हूँ। यह कुछ और बतला रहे हैं, ये कुछ और सिखा रहे हैं, ये सब इस तरह के भाषण और इस तरह की विचार क्या कहते हैं जानते हैं?
भारतीय जनता पार्टी से ये अपील कर रहे हैं, खोलो प्रीतम खोलो द्वार, मैं आने को हूँ तैयार। सर वही महाराज, उनका हम स्वागत करेंगे। उनके पास अच्छा अनुभव और एक बड़े नेता हैं और उनके साथ काम किया है या देखिए, अजीत पवार और इस तरह की बातें करके महाराष्ट्र की अघाड़ी को कमज़ोर कर रहे हैं। उनको स्वयं कहना चाहिए कि उनकी क्या मंशा है, और उनके बारे में सब तरह के सवाल इसलिए खड़े होते हैं। उन्होंने तो एक अभूतपूर्व कार्य किया। सुबह 4 बजे उठ करके देवेंद्र फडणवीस के साथ भारतीय जनता पार्टी के जाली दस्तखत बना करके कि एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक मोर्चा बना रही है, और सुबह 4 बजे उठ करके भगत सिंह कोश्यारी जो गवर्नर थे उनके साथ मिल करके उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली बीजेपी के साथ। तब से उन पर इस तरह की बातें चल रही हैं। विवाह में 7 फेरे लगते हैं, अजीत पवार 6 फेरे लगा चुके हैं, 7वें फेरे के चक्कर में अभी खड़े हुए हैं, इसलिए इस तरह के सवाल उठना स्वाभाविक।